हाथ में माइक, आंखों पर काला चश्मा और काठमांडू के मेयर की कुर्सी से सीधे नेपाल के प्रधानमंत्री का पद। जी हाँ, ये कहानी है नेपाल की राजनीति में आए एक बिल्कुल नए तूफान की। मिलिए बालिन शाह से, एक 35 साल का इंजीनियर और रैपर जिसने नेपाल की पॉलिटिक्स को शायद हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक प्रोफेशन बदलने की बात नहीं है। ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आपस में टकराना है। सोचिए, एक तरफ है रैप म्यूजिक की क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग की प्रिसिशन, और दूसरी तरफ है एक देश को चलाने की पेचीदा राजनीति। बालिन शाह का यही अनोखा कॉम्बिनेशन उन्हें इतना ताकतवर और कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। उनकी जीत कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसने सिर्फ नेपाल की अंदरूनी सियासत में खलबली नहीं मचाई, बल्कि दिल्ली से लेकर बीजिंग तक बड़े बड़े देशों को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा सियासी भूकंप था जिसकी गूंज पूरे इलाके में महसूस की जा रही है। तो चलिए जरा इस सियासी भूकंप के सेंटर में चलते हैं। देखिए, दशकों से नेपाल की राजनीति में कुछ गिने चुने चेहरों का ही दबदबा था। एक ऐसा सिस्टम बन गया था जहां बदलाव की कोई उम्मीद ही नहीं दिखती थी। वही पुराने नेता, वही पुरानी पार्टियां सत्ता पर कब्जा जमाए बैठी थी और देश की युवा पीढ़ी में निराशा बढ़ती जा रही थी। और इसी जमे हुए सिस्टम में बालेन शाह एक आज़ाद उम्मीदवार बनकर उभरे, और क्या खूब उभरे। उन्होंने केपी शर्मा ओली जैसे दिग्गज नेता को उनके ही मजबूत गढ़ झापा में पूरे 5000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। ये एक साफ साफ सिग्नल था कि नेपाल की जनता अब बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका तरीका भी बिल्कुल अलग था। जहां पुरानी पार्टियां लाउडस्पीकर वाली रैलियां कर रही थीं, वहीं बालिन शाह की टीम एक डिजिटल वॉर रूम से काम कर रही थी। सोशल मीडिया कैंपेन, डेटा एनालिसिस और टारगेटेड ऑनलाइन एड्स। उन्होंने सीधे नेपाल के युवाओं से बात की, उनकी भाषा में, उनके अपने प्लेटफॉर्म पर। बालेन शाह के इस उभार की कहानी सितंबर 2025 के युवा आंदोलन से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। जब हजारों नौजवान एक बेहतर भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे तो उन पर गोलियां चलीं, जिसमें 77 जानें चली गईं। उस त्रासदी के वक्त जब ज्यादातर बड़े नेता चुप थे, बालेन शाह ने उन युवाओं का साथ दिया और उनकी आवाज बने। आज उनकी जीत को उन 77 शहीदों के लिए एक इंसाफ के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो सवाल यह है कि एक रैपर इंजीनियर आखिर देश चलाता कैसे है? जवाब है, एक पूरे प्लान के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ। सत्ता में आते ही उन्होंने अपना 100 पॉइंट का एक रोड मैप सामने रख दिया, जो उनकी इंजीनियर वाली सोच को साफ दिखाता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड। और इस प्लान में कुछ नियम तो एकदम क्रांतिकारी हैं, जैसे सरकारी ऑफिसर और टीचर अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ सकते, ताकि सिस्टम निष्पक्ष रहे। वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए नेताओं के लिए सड़क बंद करने और सायरन बजाने पर पूरी तरह रोक, और भ्रष्टाचार की जड़ पर हमला करने के लिए 1990 से लेकर अब तक के सभी बड़े अफसरों की संपत्ति की जांच होगी। लेकिन उनका सबसे साहसिक, सबसे बड़ा दांव है शिक्षा के क्षेत्र में। नियम यह है कि अब सभी मंत्रियों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। सोचिए, इसके पीछे की सोच कितनी सरल और कितनी शक्तिशाली है। जब फैसले लेने वालों के बच्चे खुद उसी सिस्टम का हिस्सा होंगे, तो वो उसे सुधारने पर मजबूर हो ही जाएंगे। ये एक ऐसा कदम है जो नेपाल के एजुकेशन सिस्टम की पूरी तस्वीर बदल सकता है। बालिन शाह का ये जो अंदाज है, ये इतना अनोखा है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें दूसरे ग्लोबल नेताओं से कंपेयर करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह के लीडर हैं। कुछ लोगों को उनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की झलक दिखते हैं, एक आर्टिस्ट जो राजनीति में आया अपने देश को लीड करने। तो कई लोगों को वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याद दिलाते हैं, जो सिस्टम को हैक करने और उसे चुनौती देने के लिए जाने जाते हैं। युवाओं के बीच उनकी जबरदस्त अपील और राष्ट्रवादी बातों की वजह से उनकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होती है। और हां, काठमांडू में मेयर रहते हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने के उनके फैसले ने तो उन्हें योगी का निकनेम भी दिला दिया है। चलिए, अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े इम्तिहान की, और वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों के बीच बसे नेपाल के लिए यह हमेशा से एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल रहा है। चीन, जो अब तक नेपाल के पुराने नेताओं से अपने रिश्तों को लेकर काफी निश्चिंत था, उसके लिए बालेन शाह अब एक पहेली बन गए हैं। उनकी नेपाल फर्स्ट की नीति बीजिंग के लिए एक सीधी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये एक मौका भी हो सकता है।
शाह का आना भारत को नेपाल के साथ अपने रिश्ते नए सिरे से लिखने का एक मौका देता है, लेकिन साथ ही ये नई चुनौतियां भी लेकर आता है। देखिए, बालेन शाह का भारत से एक निजी रिश्ता भी है। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर्नाटक से की है, लेकिन वो अपनी राष्ट्रवादी पहचान को लेकर भी उतने ही सख्त हैं। जब वो काठमांडू के मेयर थे तो उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवाया था। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था कि वो अपने देश की संप्रभुता के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि नेपाल का ये जो महान प्रयोग हो रहा है, क्या ये कामयाब होगा? क्या ये क्रांतिकारी बदलाव टिकाऊ साबित होगा? क्योंकि बालेन शाह के सामने काम बहुत बड़ा है। उनके सामने चुनौतियों का कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं, बल्कि पूरा हिमालय खड़ा है। देश की लड़खड़ाती इकोनॉमी को पटरी पर लाना, भारत और चीन जैसी दो महाशक्तियों के बीच संतुलन साधना और उन लाखों युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना जिन्होंने उन्हें इस कुर्सी तक पहुंचाया है। और इन सब के ऊपर उन पुराने राजनीतिक धुरंधरों का सामना करना जो मानते हैं कि एक इंजीनियर देश नहीं चला सकता। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक इंजीनियर अपनी लॉजिकल और सिस्टमैटिक सोच के साथ सच में एक देश के जटिल और अक्सर अस्त-व्यस्त रहने वाले पॉलिटिकल सिस्टम को फिर से डिजाइन कर सकता है? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल में एक नए और बहुत ही दिलचस्प अध्याय की शुरुआत हो चुकी है।